नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे मेंस एग्जाम स्पेसिफिकली जीएस 3 पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है रिसेंटली। तो ये रिपोर्ट है ऑन द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस जो कि बैंकिंग सेक्टर में देखा गया है इंडिया में 2021-22 में। ओके, आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल्दो एकदम सामने से देखने से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, बट इस तरीके के रिपोर्ट्स से रिलेटेड हमारे एग्जाम में, मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन ले लो, एलाइड एग्जाम मेंस जो था 2018 का, उसमें सवाल पूछ लिया गया था, डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि कमीशन का ध्यान इन रिपोर्ट्स पे रहता है एंड स्पेसिफिकली आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स है, आरबीआई के जो स्टेप्स है, उससे रिलेटेड डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एचएएस के मेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है, एचपीएनटी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। राइट दोस्तों, तो उन्हीं लाइंस पर बढ़ते हुए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें आंसर करना चाहिए, उसको आंसर करने लायक हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हम इस सेशन में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स जो है वो देखेंगे और उनको समझेंगे, और आप समझ कर इस चीज को एकदम से जब एग्जाम में आता है तो आराम से उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट एक्चुअली एक मैंडेटेड रिपोर्ट है, यानी कि स्टैट्यूटरीली या हमारे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसमें दिया हुआ है कि बैंक के ट्रेंड एंड प्रोग्रेस से रिलेटेड आरबीआई को रिपोर्ट पीरियोडिकली लेकर आनी होगी, और इस वजह से इस रिपोर्ट को जो है लेकर आया गया है। सेक्शन 36(2) ऑफ दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें ये चीज दी हुई है, इस वजह से ये लाई गई है। December 27, 2022 को इसको रिलीज किया गया था रिसेंटली। तो इसमें सारे ट्रेंड्स है, प्रोग्रेस है, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में वेरिएशंस देखे जा रहे हैं। नॉट जस्ट बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को यहाँ पर देखा गया है। ऑल्सो कोऑपरेटिव बैंक्स से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पूरे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर को इंक्लूड करते हुए उनके ट्रेंड्स यहाँ पर बताए गए। तो क्या ट्रेंड्स है, क्या हाइलाइट्स है, क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हमें बताना है। सबसे पहली बात तो बहुत ही बढ़िया बैंकिंग सेक्टर के लिए ये चीज देखी गई है कि 10-year हाई क्रेडिट ग्रोथ यहां पर देखा गया है। ठीक है, तो क्रेडिट ग्रोथ देखा गया है, जो क्रेडिट दिया जा रहा है लोगों को वो उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, और 10 साल में इतना जो है क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है, यानी कि लोन्स जो बैंक दे रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो लोन्स ज्यादा अगर वो देंगे यानी कि बैंक्स का बिजनेस ज्यादा होगा, और बैंक का बिजनेस जब ज्यादा होगा उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और लोन ज्यादा देने का मतलब है कि हमारे इकोनॉमी में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है एंड वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं, जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ देखा गया है 2021-22 में इस क्रेडिट में, क्रेडिट यानी कि जो पैसे दिए जा रहे हैं, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, और 10-year हाई जो है ये देखा गया है फर्स्ट हाफ जो 2022-23 में 10-year हाई देखा गया है। और अगर हम 2021-22 की बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ इसमें देखा गया है क्रेडिट में। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और साथ में लोन्स बाय इंडियन बैंक्स रोज बाय 17.5%, लोन्स जो दिया जा रहा है उसमें ग्रोथ देखी गई है, यानी कि क्रेडिट में ग्रोथ है इन 2 weeks टू December 2 फ्रॉम ईयर अर्लियर। तो दिसंबर के महीने में ये चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली देखी गई है और ये ग्रोथ जो है देखी गई है। डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड, तो ये चीज समझ में आ रही है कि अगर बैंक्स को लोन ज्यादा देने हैं तो डिपॉजिट्स भी ज्यादा लेने होंगे। लोगों से डिपॉजिट जब आएंगे अलग अलग तरीके से, तो उन डिपॉजिट्स को ही वो लोन्स में आगे बढ़ाते हैं, तो डिपॉजिट्स भी बढ़ाने होंगे, डिपॉजिट्स में भी इंक्रीज देखा गया है। ओके,
और ये भी हो सकता है दोस्तों कि हम जो पैसे रख रहे हैं एज अ डिपॉजिट इन द बैंक, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अगर क्रेडिट को और बढ़ाना है। ठीक है, तो क्रेडिट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो डिपॉजिट ज्यादा लेंगे बैंक और इंटरेस्ट बढ़ाएंगे जो भी पैसे आप बैंक में डाल रहे हो उस पे। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ऐसे एसेट्स जो कि जिन पे प्रॉफिट या फिर जिन पे जो पैसे वापस आने थे, इंटरेस्ट आने थे, वो सही समय पे नहीं वापस आते हैं, उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। और ये समय अगर बहुत ज्यादा होता है, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, अलग अलग तरीके की कैटेगराइजेशन होती है, और 90 डेज से ज्यादा अगर होता है तो वो कंप्लीटली नॉन परफॉर्मिंग उन्हें कहा जाता है। और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसमें जो है गिरावट देखी गई है of SCBs has been declining sequentially। 2017-18 से कम होता आ रहा है और 5.8% तक आ गया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फ्रेमवर्क है जिसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें अगर बैंक्स सही तरीके से कुछ चीजों को नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि अगर बैंक्स सही तरीके से कैपिटल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनके पास कैपिटल या फिर रिजर्व जो होते हैं वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाता है और बहुत सारे लोग डिपॉजिट्स अपने निकालने आ जाते हैं, ऐसे में बैंक के पास सामर्थ्य होना चाहिए कि वो पैसे दे सके इन डिपॉजिटर्स को। उसके लिए बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए कि इतने सारे लोग अगर आ गए तो उनको पैसे दिए जा सके, क्योंकि बैंक जो डिपॉजिट्स आते हैं वो लोन्स में घुमाने लगते हैं, तो रिजर्व्स रखने होंगे। तो ये रिजर्व्स रखने हैं, साथ में उनके जो एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये एक्चुअली होने चाहिए 6% से नीचे। ठीक है, तो ये जो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये 6% से नीचे होने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो वो 5.8 है, यानी कि ग्रॉस जो होता है वो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि नेट से कम होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें 6% से नीचे होना चाहिए, और वो 6% से नीचे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स को भी जो है सर्वे किया गया है इंडिया में और उससे रिलेटेड रिपोर्ट निकाली गई है, वो कम है। जो भी उनके एसेट्स है उसमें से 5.8% ही नॉन परफॉर्मिंग है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। तो वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत जो फ्रेमवर्क सेट किया गया है उसके बेसिस पर सारे बैंक्स क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि उन पर किसी भी तरह का आरबीआई का करेक्टिव एक्शन नहीं लगाया जाएगा, एटलीस्ट फॉर नाउ, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये देखा गया है। और साथ में राइज इन CRAR, अभी जो हमने कैपिटल और रिजर्व की बात की थी उसमें राइज देखा गया है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ठीक है, तो ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं बैंक्स के जो कि आगे जाकर रिस्की बन सकते हैं, जिन पर रिटर्न्स नहीं आ सकता है। नीरव मोदी इस तरह के लोगों ने ले रखा होगा और वो पैसे वापस नहीं आएंगे, तो बैंक्स को अगर समझ में आ जाता है उन्हें रिस्क वेटेड एसेट्स कहा जाता है। और उसके सामने कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि कोई इश्यू अगर हो तो बैंक अपने आप को बचा सके या फिर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसे दे सके। इसके लिए CRAR जो है मेंटेन करना पड़ता है। और इसमें राइज देखा गया है कि CRAR के जो परसेंटेजेस है वो बढ़ गए हैं, यानी कि रिजर्व्स बढ़ गए हैं, उनके पास बफर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये देखा गया है 16.3% से 16.8% ये चीज जो है हो गई है। एक्चुअली आरबीआई कहता है कि 11.5% आपका जो भी CRAR है वो होना चाहिए, बट उससे ज्यादा ही है अभी का अगर हम देखें। इसके साथ में इस जो CRAR है, जो रिजर्व्स हैं, उसमें दो तरीके के रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो टायर 1 के रिजर्व जो है बहुत ही ज्यादा इजीली उनको यूज किया जा सकता है, थोड़े से ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि आराम से उसको जो है यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसे FD में डाल रखे हैं और पैसे आपके हाथ में है, नोट आपके हाथ में है, कौन सा आप आराम से यूज कर सकते हो एकदम से? तो नोट जो आपके हाथ में, इसे ज्यादा लिक्विड कहा जाएगा, जो कि आराम से यूज किया जा सकता है। FD के पैसे आपको FD को तोड़ना होगा, फिर वो पैसे विड्रॉ करने होंगे अकाउंट में, और फिर आप वो यूज कर सकते हो जब आप ATM से उसे विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पर टायर 1 जो है लिक्विड एसेट्स, थोड़े से ज्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं, टायर 2 थोड़े से कम। तो ये चीजें यहाँ पर देखी गई, 11.5% होना चाहिए और इससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और ये बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मेजरिंग इट्स
कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। ठीक है, तो अगर 100 जो है रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे, उनमें से 11.5 आपका जो है कैपिटल उसके सामने मेंटेन करना होगा। ठीक है, 100 रुपीज आपका रिस्क वेटेड एसेट है और उसके सामने 11.5 रुपीज आपको मेंटेन करना होगा। ये चीज आरबीआई ने कह रखी है। बट अभी अगर हम देखें तो 16.8 रुपीज, ठीक है, तो ये एक्चुअली परसेंटेजेस है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन 16.8 रुपीज उसके सामने मेंटेन किया गया। तो ये रेशियो जो है उसे हम CRAR कहते हैं और ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट देयर डिपॉजिटर्स। जो डिपॉजिटर्स है उनको पैसे वापस देने के लिए ऐसा कोई सिचुएशन अगर आ जाए उस समय ये किया जाता है। ठीक है, और सारे जो ये रिस्क वेटेड एसेट्स और CRAR मेंटेनेंस है वो बासेल नॉर्म्स, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है सारे जो सेंट्रल बैंक से इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इन चीजों को इतना इतना परसेंटेज रखना है। और ये मीटिंग जो है 3 बार हो चुकी है और बासेल 3 तीसरी मीटिंग जो हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि 10.5% जो है ये रेशियो रहेगा। 10.5% ऑफ द CRAR along with certain और भी बफर्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के जो ये रिजर्व्स है उनको मेंटेन किया जाएगा, राइट। तो ये चीज है, बट आरबीआई 1% एक्स्ट्रा यानी कि 11.5% रखने की बात करता है और बैंक उससे भी ज्यादा 16.8% अभी मेंटेन कर रहे, तो ये काफी अच्छा है। GNPS में ड्रॉप देखा गया है, जहां पर ये चीज देखी गई है कि 5.8% है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये सारी चीजें बहुत ही डीप हैं, हम इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको वो समझ में आए और आप उन पॉइंट्स को याद रख सको, वरना उन्हें रटना पड़ता है तो वो चीज नहीं हो पाती है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे बट उनको समझना जरूरी है, इस वजह से थोड़ा सा डीप हम जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की हमने अभी बात की, जिसके तहत नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको होना चाहिए 6% से नीचे और नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि हमेशा ही हमारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कम होते हैं और 6% से नीचे। ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हम कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद आता है। अब इसको 6% से नीचे होना चाहिए, ये चीज मैंडेट है। अभी ये जो है 5.8% है, यानी कि नेट जो है वो 5.8 से भी कम होगा, इसमें से थोड़ी चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी उसके बाद नेट आएगा। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5.8 से भी कम है और ये इस फ्रेमवर्क के तहत सारे बैंक्स को फिट जो है हम मान सकते हैं। इसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो बैंक्स की है वो इंक्रीज हुई है, एक्सेलरेशन इन इनकम एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर। इनकम बढ़ा है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गया, राइट। इसके साथ में इंप्रूवमेंट देखा गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। इनका जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे बट देन दे आर परफॉर्मिंग वेल। अभी देखा गया है उनके कैपिटल बफर्स जो है बढ़ गए हैं, जो बफर्स है उनके पास, डिपॉजिटर्स जब अगर इस तरीके से भाग के आते हैं तो उनको पैसे देने के लिए बफर जो मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन है। GNPA रेशियो कम हुआ है और इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि होता क्या है। NBFC सेक्टर में भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है उनमें भी जो है चीजें काफी प्रूडेंट है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो लिक्विडिटी बफर्स उनके पास भी है, एडिक्वेट प्रोविजनिंग है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन उनका है और उनके एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। एसेट क्वालिटी ऐसी होती थी कि उनके सामने लोन्स वो जो देते थे उनके सामने पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वालिटी इंप्रूव हुई है और उन्हें समझ में अब आने लगा है कि जो पहले इश्यूज हुए थे IL एंड FS इस तरीके के वो हमें नहीं करने हैं, शैडो बैंकिंग वगैरह नहीं करना। तो ये आई होप ये टर्म्स आपको पता होंगे और हमें इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो सारी चीजें हमने समझ ली हैं, राइट। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके साथ में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इन 2021-22, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे 8 मार्क्स का 120 वर्ड्स में, उसको आपको लिख देना है इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपके पॉइंट्स होंगे, राइट, और उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। इसके साथ और भी कोई आपका फीडबैक है इन सेशन से रिलेटेड, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। लाइक एंड शेयर कमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी और इन पॉइंट्स को जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिमाचल।